Hello everyone. So welcome to the another class of human anatomy and physiology. है ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, बहुत सिंपल टर्म में हमने देखा था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है ना। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि जो पिताजी और माताजी में गुण है, जो पेरेंट्स में गुण है, वो गुण बच्चों में कैसे आते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब वंशानुगत गुण जिसको हम बोलते हैं। जो कैरेक्टर है फादर और मदर में, ये बहुत टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं। लेट इट बी अ फिजिकल कैरेक्टर, है ना, मेंटल कैरेक्टर, तो ऐसे, या बिहेवियरल कैरेक्टर। जो ये कैरेक्टर होते हैं, वो जो कैरेक्टर पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग में आते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इस इनहेरिटेंस में जेनेटिक्स का क्या रोल रहता है, कैसे होता है, उसी को जो हम डिस्कस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन, राइट। जेनेटिक इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स आर पास्ड टू दी ऑफस्प्रिंग, है ना। जो बच्चे हैं उनमें पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं वो कैसे पास होते हैं, थ्रू दी मीडियम ऑफ जीन, जो क्रोमोजोम्स में लोकेटेड रहते हैं। हमने फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी देख लिया कि 23 क्रोमोजोम फादर से आते हैं, 23 क्रोमोजोम मदर से आते हैं। इन क्रोमोजोम के अंदर में क्या होते हैं, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन रहते हैं, जिसको हम जीन बोलते हैं। तो इन्हीं जीन में जो है वो गुण रहते हैं, तो ट्रेट जिसको हम बोलते हैं। उसी ट्रेट के हिसाब से फिर जो बच्चा कैसा होगा वो डिसाइड होगा। उसी डिसीजन को, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। हो ये क्लियर हो गया होगा आपको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अब जो बेसिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमको समझने के लिए, ताकि हमको आगे जेनेटिक समझने में काम आए। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी में देखेंगे जीन, है ना। ये डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट है जो गुणों को ट्रांसमिट करता है। कहां से ट्रांसमिट करता है? जनरली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे। एलील्स मतलब जीन का एक काउंटर पार्ट रहता है। मतलब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल देके समझाता हूँ। फादर से एक क्रोमोजोम आए थे, ये 22 सोमाटिक थे, प्लस एक जो है वो सेक्स क्रोमोजोम था। ऐसे ही मदर से भी 22 सोमाटिक आए थे और एक जो है सेक्स क्रोमोजोम आया था। अब ये क्या होगा ना, ये मिलके क्या होता है, फिर ये 22 प्लस 2, ये मतलब पेयर, 22 पेयर प्लस 2 मतलब टोटल 46 क्रोमोजोम रहते हैं। तो ये डिप्लॉयड सेल बन जाता है। ये हमने पढ़ा था, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या होगा। ये जो पेयर है ना, इसमें से जो एक जीन है वो पेयर के दूसरे जीन को शैडो कर देगा। शैडो मतलब क्या होगा, एक बहुत पावरफुल होगा जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन, एक जो है वो वीक होगा जिसको हम बोलते हैं रिसेसिव जीन। तो ये हमको समझ में आ गया। जैसे हम एक जो स्ट्रांग है उसको हम जीन बोल रहे, तो उसका काउंटर है उसको हम क्या बोलेंगे, एलील्स। क्या बोलेंगे? एलील्स। होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एलील्स क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जैसे एक जीन में 2 एलील्स रहते हैं, एक फादर से होता है, एक मदर से होता है। होप ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही फिर आता है एक टर्म जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि किसी भी आदमी का जेनेटिक मेकअप कैसा है ना, इंटरनल जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसका डीएनए सीक्वेंस कैसा है, विच इज इनहेरिटेड। मतलब मम्मी पापा से जो जीन आया है वो जीन कैसा जीन है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। फिर आता है फिनोटाइप। अब ये जो जीन मम्मी पापा से आया है, वो जीन क्या करेगा, बहुत सारी चीजों के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ना, उसका नर्चरिंग कैसे होता है, बहुत सारे चीजों के साथ इंटरेक्ट करेगा। उसके हिसाब से जो एक्चुअल फिजिकल कैरेक्टर्स देखने को हमको मिलते हैं ना बच्चे पे, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो जेनोटाइप, जीनोटाइप क्या है, ये अंदर की बातें हैं, जो जीन्स में क्या इंफॉर्मेशन है। फिनोटाइप मतलब बाहर की एक्चुअल बातें। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या थे कि मम्मी के ब्राउन कलर के आई है और पापा के ब्लैक कलर के आई है ना, तो जीन तो दोनों ही आए हैं, एक डोमिनेंट में आया है, एक रिसेसिव में आया है। तो फिनोटाइप में क्या हो सकता है ना, कि काले कलर के आई भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के आई भी हो सकते हैं, या कोई तीसरा कलर का आई भी हो सकता है, जो दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो इस होने में जीन का रोल नहीं रहेगा। आदमी का जो प्रेगनेंसी है वो कैसा रहा, औरत की जो प्रेगनेंसी रही थी वो कैसी रही, किस टाइप का खाना खा रहा है, कौन से इन्वायरमेंट में रह रहा है ना, क्या क्या न्यूट्रिशन मिले थे, उसके हिसाब से जो इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन है उसके हिसाब से ये जो जो प्रॉपर्टी है वो इफेक्ट हो सकती है, वो बदल सकती है, वो डिसाइड हो सकती है। तो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब अंदर जेनेटिकली क्या है, फिनोटाइप मतलब जो एक्चुअल फिजिकल में है वो क्या है। होप जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको आराम से समझ में आ गया होगा। फिर हमने देखा था डोमिनेंट एलील्स, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, जो एक्सप्रेस होते हैं इवन हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। मतलब कंडीशन बहुत फेवरेबल नहीं है, दोनों अलग अलग कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, वहां पे भी जो एलील जीन का डोमिनेट करके आगे बढ़ता है और एक्सप्रेस करता है खुद को, उसको हम डोमिनेंट एलील्स बोलते हैं। रिसेसिव एलील्स मतलब क्या होता है कि जब
दोनों ही एलील बराबर है ना, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, ना एक कोई कमजोर है ना एक कोई बलवान है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर जो एलील जो है वो क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस होता है। तो ऐसे एलील्स को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील्स बोलते हैं। होप जो समझ में आ गया होगा आपको। डोमिनेंट मतलब पावरफुल, जो रिसेसिव को डोमिनेट कर देता है। रिसेसिव मतलब इक्वल है दोनों तो ही एक्सप्रेस होगा, नहीं तो हाइड होके रहेगा, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव एलील। होप यहाँ पे समझ में आ गया। अगर हम बात कर रहे हैं जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की, तो हम इसमें बेसिकली जो मेंडेलियन लॉ है उसको कैसे भूल सकते हैं। आपने पहले भी साइंस में क्लास 7, 8, 9, 10 फिर बायोलॉजी में भी देखा होगा, जो ग्रेगर मेंडल ने इसको दिया था, इसको हम बोलते हैं मेंडेलियन लॉ। तो ये मेंडेलियन लॉ क्या बोलता है, ये जो एलील है ना, जो मम्मी में आते हैं जो पापा में आते हैं, है ना, तो ऐसे ही अगर हेट्रोजाइगस चाइल्ड बनता है तो इसमें जो डोमिनेंट एलील है वही एक्सप्रेस होता है, और जो रिसेसिव एलील है वो कहीं रिसेशन में चले जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं होता है, वो खो जाता है। जो डोमिनेंट एलील है वही एक्सप्रेस होगा, जो रिसेसिव है वो कहीं पे खो जाता है। तो ये जो बोलता है ना, ये कौन है, मेंडेलियंस लॉ बोलते हैं इसको हम, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आता है। ऐसे ही पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला आता है ऑटोजोमल इनहेरिटेंस, जिसको हम डोमिनेंसी पैटर्न जो हम वहां पे बोल रहे थे। यहाँ पे नॉन सेक्स क्रोमोजोम जो है वो जो ट्रेट है, जो गुण है वो ट्रांसमिट होते हैं। जैसे जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस होगा जनरेशन टू जनरेशन में, और ये बोथ सेक्सेस में भी अफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे हंटिंगस्टन डिजीज बोलते हैं। ये क्या होता है कि ऑटोजोमल इनहेरिटेंस है, अगर माता पिता में रहेगा तो ये बच्चे में भी आ सकता है ना, जिसमें आदमी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो जो है अबनॉर्मल देखने को मिलता है। ऐसे दूसरा आता है ऑटोजोमल रिसेसिव वाला, है ना। यहाँ पे रिसेसिव में क्या होता है कि इसमें जनरली क्या होता है, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है तो वो रिसेसिव में रहता है। रिसेसिव में मतलब क्या होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं होता है, राइट। पेरेंट्स ऑफन इसको कैरी करते हैं मगर ये दिखाई नहीं देता है अनटिल एंड अनलेस जब दोनों भी रिसेसिव जो जीन है वो साथ में आते हैं। दोनों भी रिसेसिव जीन साथ में आएंगे तो वहां पे फिर हमको उसका अबनॉर्मल इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर एक डोमिनेंट जीन है तो वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है इसका सिकल सेल एनीमिया। मैं इसको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा। यहाँ पे क्या है ना कि लोग अपने रिश्तेदारी में जो शादी करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, एक में रिसेसिव जीन है तो दूसरे रिश्तेदार में भी ऐसा हो सकता है कि उसमें रिसेसिव जीन रहता है। तो जब दोनों भी रिसेसिव जीन एक दूसरे के साथ में आते हैं तो एक होमोजाइगस स्टेट बन जाता है, जिसमें जो ये रिसेसिव एलील्स है वो एक्सप्रेस होना चालू होते हैं। तो ऐसे में हमको ये जो सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि रिलेटिव में शादी नहीं करनी चाहिए, है ना। और अगर आप हिंदुइज्म माइथोलॉजी को भी फॉलो करते हो तो यहाँ वह भी बोला जाता है कि एक ही गोत्र में नहीं शादी किया जाता, क्योंकि अगर एक ही गोत्र में अगर शादी किया जाएगा तो क्या होगा, जो ये रिसेसिव एलील्स है ना ये एक होमोजाइगस स्टेट में चले जाएंगे और ये जो ऑटोजोमल रिसेसिव कैरेक्टर है ना ये एक्सप्रेस हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो जेनेटिक डिजीजेज है या फिर जेनेटिक डिफेक्ट्स है जो रिसेसिव में छुपी रहती है वो एक्सप्रेस हो जाती है, और जो अपस्प्रिंग है उसमें हमको जेनेटिक वाली डिजीजेज या जेनेटिक वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। होप समझ में आ गया होगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग गोत्र के साथ शादी करते हैं, मतलब जिसका ब्लड लाइन अलग है। ब्लड लाइन अलग है मतलब जेनेटिक एक्सप्रेशन अलग है। जेनेटिक एक्सप्रेशन अलग है इसका मतलब क्या है कि जो ये रिसेसिव डिजीज है वो एक्सप्रेस नहीं होंगी ऑफस्प्रिंग में। तो जो ये जेनेटिक डिजीज है ये जहां पे रिलेटिव मैरिज है वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पे एकदम से है ना अलग लोगों से साथ शादी करने की प्रथा है वहां पे ये चीजें कम देखने को मिलती है। तो ये एक इसका रूल है, ये भी इनहेरिटेंस का रूल है कि कैसे ट्रेट्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रंस पे। ऐसे ही आते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें जैसे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या होगा कि एक्स मतलब मदर का जीन है तो मदर से रिलेटेड डिजीजेज होगी, जैसे हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि फीमेल में दिक्कतें हैं और फीमेल में रिसेसिव में ही रहती है ये, और मेल पे ये एक्सप्रेस हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या होगा, जैसे हेमोफीलिया जैसे डिजीज है या फिर कलर ब्लाइंडनेस जैसे डिजीज है ये मेल पे देखने को मिलती है, मेल विक्टिम होता है, जबकि फीमेल इसके कैरियर ही रहते हैं, है ना। फीमेल पे ये डिजीज नहीं देखने को मिलती है, राइट। और अगर डोमिनेंट टाइप का है, ये तो रिसेसिव टाइप का हो गया। अगर डोमिनेंट टाइप का सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो एक्स लिंक्ड में फिर फीमेल अफेक्टेड हो जाएंगी। ऐसे ही वाई लिंक्ड में जनरली जो बीमारी है वो फादर टू सन पे ट्रांसमिट होती है। यहाँ पे भी जो फीमेल है वो जस्ट कैरियर का रोल प्ले करती है। होप यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। फिर उसके बाद में जो हमारा दूसरा लॉ है इनहेरिटेंस का वो है नॉन मेंडेलियंस लॉ। मेंडेलियंस में तो क्या बोल रहा है कि
हमने डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात करी कि एक एलील जो है वो डोमिनेंट रहता है, एक एलील जो है रिसेसिव रहता है। जो बलवान रहेगा वो खुद को एक्सप्रेस करेगा और जो कमजोर रहेगा वो खो जाएगा। अगर दो कमजोर कमजोर साथ में आएंगे तो फिर जो है कमजोर वाला भी एक्सप्रेस होगा। तो ये जो रूल है ये मेंडेलियंस रूल है। इसके परे है ना, इससे थोड़ा अलग है जिसको हम नॉन मेंडेलियंस रूल बोलते हैं। इसमें आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस होता है मगर कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं होता है। तो क्या होता है, ज्यादा गुण डोमिनेंस वाले के आते हैं, कुछ कुछ गुण रिसेसिव वाले के भी आते हैं, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। जैसे एक कोई रेड है और एक कुछ व्हाइट है ना, एक के रेड हेयर है एक के व्हाइट हेयर है, तो जो प्रोडक्ट निकलेगा पिंक का निकलेगा, ना रेड निकलेगा ना व्हाइट निकलेगा, मगर जो है थर्ड प्रोडक्ट निकलेगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर आता है कोडोमिनेंस, मतलब फादर के भी साथ में आएंगे और मदर के भी साथ में आएंगे। जैसे ब्लड ग्रुप में होता है, मानो कि मदर का ब्लड ग्रुप ओ था, फादर का ब्लड ग्रुप ए बी था, तो बच्चे में ए बी ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। ए बी भी हो सकता है अगर वो स्ट्रांगली डोमिनेंट हो, मदर का स्ट्रांगली डोमिनेंट हो तो ओ भी हो सकता है, अगर दोनों भी कोडोमिनेंट हो तो ए बी ओ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। ऐसे आता है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक मतलब क्या होता है कि दो से ज्यादा जीन उसको डिसाइड करते हैं। जैसे हाइट है, फादर बहुत हाइट वाले थे, मदर छोटी थी, तो क्या हो जाएगा, दोनों की एवरेज हाइट भी निकल सकता है, या बड़ा हाइट भी निकल सकता है, या छोटा हाइट भी निकल सकता है। तो पॉलीजेनिक में क्या होगा, अगर दो जीन आ रहे हैं तो एक बड़ा वाला जीन है एक छोटा वाला जीन है, तो कहीं ना कहीं पे एवरेज जीन हो जाएगा। ऐसे स्किन का है ना, कलर का, टोन का जो है, ये चीजें पॉलीजेनिक जीन्स की वजह से भी डिसाइड हो सकती है। ऐसे ही कभी कभी मल्टीपल एलील्स भी एक्सप्रेस हो सकते हैं, जैसे हमने कोडोमिनेंस में देखे थे, जिसको हमने एबीओ ग्रुप के एग्जांपल में समझ लिया है। तो जो ये इनहेरिटेंस है ना, इसका इंपोर्टेंस क्या है। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है ना, जैसे मैंने बोला कि इसीलिए ना कि रिलेटिव के साथ शादी करना बैन है ना परापूर्व काल से। आज से अगर आप 500,000 साल भी पहले जाओगे तो लोग अपने गोत्र के साथ है ना, अपने रिश्तेदारों के साथ शादी नहीं करती है, क्योंकि वहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो बढ़ जाती है। इंडिया के कोई कोई ऐसे स्टेट है, कोई कोई ऐसे रीजन है ना, जहाँ पे भांजियों के साथ, मामा के साथ है ना, अपने बुआ के बेटों के साथ ऐसे शादी करी जाती है। तो कायदे से एक्चुअली ऐसे जो रिश्तेदारी है उसको नहीं प्रमोट करना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, ताकि जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये कम से कम एक्सप्रेस हो, वो हमेशा रिसेसिव में ही रहे, है ना। तो ये जो हमारा जो जेनेटिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको अगर हम समझ गए तो हमको जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में समझने में आसानी होती है ना, और जेनेटिक काउंसलिंग करने में भी आसानी होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। तो प्रीनेटाल डायग्नोसिस है ना, अगर कहीं पे ऐसा जीन का है तो प्रीनेटाल टाइम पे, जब प्रेगनेंसी ही है वो टाइम पे हम उसको उस तरीके से स्कैनिंग कर सकते हैं, क्या वहां पे कोई दिक्कतें हैं क्या, उसके लिए भी हमको ये जो इंफॉर्मेशन है जेनेटिक इनहेरिटेंस का वो यूजफुल होता है। और जो वेरिएशंस आते हैं ना, जैसा पापा रहता है वैसा बच्चा नहीं रहता है, तो ये जो वेरिएशंस रहती है, ये अगर हमको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मालूम है तो हम इस वेरिएशंस को आराम से समझ सकते हैं, राइट। होप ये जो आपको जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, तो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो आज के क्लास को हम खत्म करने से पहले एक बार फिर देखेंगे कि हम जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। हमने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी, जैसे जीन, एलील्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इसके बारे में, है ना। फिर हमने देखा कि मेंडेलियंस लॉ क्या बोलता है। मेंडेलियंस लॉ बोलता है कि एक जो जीन का एलील रहता है वो डोमिनेंट रहता है, एक रिसेसिव रहता है। जो डोमिनेंट रहता है वो एक्सप्रेस करता है, जो रिसेस करता है वो हाइड करता है। कभी कभी क्या होता है, होमोजाइगस सिचुएशन में ये जो रिसेसिव वाला है वो खुद को एक्सप्रेस कर लेता है, और उसके हिसाब से जो है डिजीज वो डिटरमाइन होती है। ये हो गया हमारा मेंडेलियंस लॉ। ऐसे ही जो हमारा नॉन मेंडेलियंस लॉ बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि एक जो जीन का एलील है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में हमको कोडोमिनेंस देखने को मिलता है, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, जहां पे डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों भी एलील्स के कैरेक्टर्स हमको ऑपोजिट में देखने को मिलेगी, राइट। इसका यूज क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ है तो उसको एस्टिमेट करने में, उसको डायग्नोसिस करने में हेल्प कर सकता है, जेनेटिक काउंसलिंग करने में, है ना। प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है ना, कोई बर्थ डिफेक्ट है, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस करने में हेल्प करता है। सो विद दिस हमारा ये जो आज का इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट जो टॉपिक है ना, जेनेटिक इनहेरिटेंस का, ये यहीं पे खत्म होता है। जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कंटेंट आसान भाषा में लगा हो, समझ में आ गया हो, तो आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। फिर भी कुछ कंफ्यूजन, डाउट रहेगा तो आप नीचे कॉमेंट्स में चीजों को पूछ सकते हो, राइट। Having said that, thank you for listening today's class. See you in the another class. Thank you.